प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 14 नन्ही जाने, एक नर्सरी, आग और हिफाजती इंतजामात पर कई सवालात। इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पिम्स की नर्सरी में आतिशदगी ने सिर्फ 14 नौमौलूद बच्चों की जानें नहीं लीं, बल्कि अस्पताल के फायर सेफ्टी निज़ाम, एमरजेंसी एग्जिट्स और इंतजामी जिम्मेदारियों पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। और जब पिम्स और सीडीए की रिपोर्ट्स एक ही वाक़े के बारे में मुख्तलिफ तस्वीर पेश करें तो सवाल मजीद गहरा हो जाता है। पिम्स की नौमौलूद बच्चों की नर्सरी में लगने वाली आग ने 14 खानदानों की दुनिया उजाड़ दी। वाक़े के बाद नर्सरी में 15 नौमौलूद बच्चे मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ एक को जिंदा बचाया जा सका। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग जच्चा और बच्चा वार्ड के नर्सरी में लगी और ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस तेजी से फैल गई। लेकिन इस आने के बाद असल सवाल सिर्फ ये नहीं कि आग कैसे लगी, सवाल यह भी है कि इसे रोकने और बच्चों को बर्वक्त निकालने के इंतजामात कहां थे। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की फायर इंसिडेंट रिपोर्ट में पिम्स के फायर सेफ्टी इंतजामात को नाकाफी करार दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामी अखराज के रास्ते यानी फायर एग्जिट बाहर से ताले लगाकर मुस्तकिल तौर पर बंद किए गए थे। सीडी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अस्पताल के सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के इब्तदाई रद्द-ए-अमल में रुकावट पैदा की। लेकिन यहां से कहानी में एक और अहम मोड़ आता है। पिम्स और सीडीए की रिपोर्ट्स में आग लगने और फायर ब्रिगेड को इतला देने के वक्त में भी फर्क सामने आया है। पिम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आग सुबह 6:38 पर लगी, जबकि सीडीए के मुताबिक फायर ब्रिगेड को कॉल 6:54 पर मौसूल हुई। यानी दोनों औकात में तकरीबन 16 मिनट का फर्क है। सिर्फ यही नहीं, दोनों रिपोर्ट्स इमरजेंसी एग्जिट्स के हवाले से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ मौक़िफ़ पेश करती हैं। पिम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम इमरजेंसी एग्जिट्स खुले और फाल थे, जबकि सीडीए की रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ एग्जिट्स को बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद या रुकावट का शिकार करार दिया गया। सिक्योरिटी अमले के किरदार पर भी दोनों रिपोर्ट्स में वाज़ेह फर्क नजर आता है। पिम्स के मुताबिक आग लगते ही सिक्योरिटी स्टाफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन सीडीए रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी अमले की जानिब से फायर ब्रिगेड के इब्तदाई रद्द-ए-अमल में रुकावट पैदा की गई। अब सवाल यह है कि इन दोनों मुतज़ाद रिपोर्ट्स में हकीकत क्या है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक आग बुझाने के लिए 26 फायर एक्सटेंशनर इस्तेमाल किए गए, ताहम अस्पताल में स्प्रिंकल सिस्टम मौजूद नहीं था। उनका कहना था कि आग बुझाने के लिए सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी जानिब पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर ने सीडीए रिपोर्ट के बरखिलाफ अस्पताल में फायर सेफ्टी के तसल्ली बख्श इंतजामात होने का दावा किया। उनके मुताबिक नर्सरी में 24 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मौजूद होने के बावजूद रेस्क्यू टीमों को कार्रवाई में कोई रुकावट पेश नहीं आई। यानी एक तरफ सरकारी फायर इंसिडेंट रिपोर्ट इंतजामात पर सवाल उठा रही है, जबकि अस्पताल इंतजामिया अपने फायर सेफ्टी निजाम को तसल्ली बख्श करार दे रही है। इस आने ने वफाकी वज़ीर सेहत के किरदार पर भी सियासी दबाव बढ़ा दिया है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने भी जिम्मेदारों के इस्तीफे का मुतालबा किया है। सेनेट इजलास में सेनेटर फलकनाज चतराली ने भी वफाकी वज़ीर सेहत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इस्लामाबाद के 2 बड़े अस्पताल संभाले नहीं जाते और दूसरी तरफ नए सूबों की बातें की जा रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने भी एतराफ़ किया कि मुल्क में हालात मिसाली नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 1300 बच्चे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जान से जाते हैं और यह निज़ाम इस हद तक खराब हो चुका है कि इसे तब्दील करना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने जोर दिया कि पिम्स का मामला सिर्फ तारीखों और कमेटियों तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की जानें बचाने के लिए अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साने का फौरी नोटिस लेते हुए आला सतही और शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वाक़े के तमाम मुहर्रिकात का जायजा लिया जाए और गफलत के जिम्मेदार अफराद का तयन करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी आतिशदगी की तहकीकात के लिए 8 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी है। कमेटी आग लगने की वजूहात के साथ साथ अस्पताल के फायर सेफ्टी इंतजामात, इमरजेंसी एग्जिट और हिफाजती तदबीर का जायजा लेगी। कौमी असम्बली में ही 14 बच्चों की हलाकत पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर करते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और वफाकी अस्पतालों खुसूसन नर्सरियों और बच्चों के वार्ड्स में फायर सेफ्टी के मौसर इंतजामात यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। अगर मुल्क के दारुल हुकूमत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की नर्सरी में फायर एग्जिट, फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पांस से मुतालिक इतने संगीन सवालात सामने आ सकते हैं, तो मुल्क के दूर दराज सरकारी अस्पतालों में सूरत हाल क्या होगी। यह सानिया सिर्फ पिम्स की एक नर्सरी का वाक़या नहीं, यह अस्पताल इंतजामिया के लिए एक सवाल है, यह सेहत के शोबे के जिम्मेदार हुक्काम के लिए सवाल है और इसके साथ साथ यह वफाकी हुकूमत के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। 14 नौमौलूद बच्चों की मौत के बाद असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। आग एक हादसा थी, लेकिन अगर हिफाजती इंतजामात में गफलत साबित होती है तो फिर यह सिर्फ हादसा नहीं, एक ऐसी गफलत होगी जिसकी कीमत 14 मासूम जानों ने अदा की।
नाज़रीन, अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट और सीनियर सहाफ़ी सदीक साहिद साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदीक साहिद साहब, एक हादसा सानेहा और हो गया और रिपीट टेलीकास्ट बयानात की दोबारा हमारे सामने आ रही है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, रिपोर्ट आने दे, देखें यहाँ पर ऐसा टेस्ट केस बनाकर लोगों के सामने लेकर आएंगे कि लोग कांप उठेंगे। ये सारे बयानात मैंने और आपने पहले सुने हुए हैं, हर साने के बाद सुने हुए हैं। वफाकी वज़ीर सेहत साहब आज ये भी कह रहे हैं कि 1300 बच्चे मर गए हैं, मुल्की निज़ाम गल सड़ गया है। वो कहते हैं कि लाइन हाजिर करेंगे लोगों को, सबके यहाँ पर सियासी भर्तियाँ हुई हुई हैं। ये निज़ाम कितना का बिगड़ चुका है और ये कौन है जिम्मेदार? अब तक क्या पता लगा? इस्लामाबाद में जो सानिया हो गया पिम्स अस्पताल में, इसकी अब तक क्या तहकीकात हमारे सामने आती हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया ज़ौक़ साहब। असल में जो यहाँ पे जो निज़ाम की आप बात कर रहे हैं ना, वो आपने बिल्कुल अल्फाज बड़े ज़बरदस्त इस्तेमाल किए। ये गला सड़ा निज़ाम है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमने मनाज़र यहाँ पे देखे हैं पिम्स में और आज तक देख रहे हैं, 48 घंटे से ज़्यादा इस साने को हो गया, यकीन मानिए इस निज़ाम में कोई बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आते ता वक्त है, क्योंकि बहुत बड़ा कोई इनकलाब ना आ जाए या इस्लाहात वसी पैमाने पर ना की जाए, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। आप यकीन मानिए, वो जो आप देखें वो नए केस ही आप नहीं ले रहे। पिम्स वाले जो बच्चों के जो गायनी के केस हैं, उन्होंने केस कहाँ जाए मरीज। ये एक तरफ कहते हैं अब उसको सील किया हुआ है, वो एमसीएच जो है जहाँ पे ये वाकया हुआ है कि ये जो अब उसको ऑपरेशनल नहीं कर सकते, उसका मुतबादल बंदोबस्त। ये सबसे पहली बात बता रहा हूँ, आप निजाम की बात कर रहे हैं ना। दूसरे जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, वो वहां पे टेंट लगा के बैठ गए। महमूद साहब, वो वजारत गया ही नहीं अभी तक, ठीक है जी। वो इस वजह से वजारत नहीं गया कि मुस्तफा कमाल साहब उनको पसंद नहीं करते, ठीक है जी। वो एक जगह पे वो जनाब पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट जो कॉलेज था JPMC, उसके वो CEO थे, ये जो महमूद साहब हैं, तो वो मुस्तफा कमाल साहब ने उनको हटा दिया। उनकी वैसे उनके साथ नहीं बनती, वो अभी तक वजारत नहीं गया है। वो उनको चूंकि ये इजाफी चार्ज मिला है, वो अपनी इधर आते हैं, टेंट शेंट लगाते हैं, मीडिया से मिले, लोगों से मिले, उसके बाद वो अपनी असल वजारत जो हाउसिंग की है उसमें जा बैठते हैं। ये तो यहाँ पे हाल सिस्टम की फिर जहाँ पे बात आप करते हैं, तो जनाब ED साहब के हवाले से आपके सामने है, मजबूत आदमी है, पावा मजबूत है, कोई उनको हिला नहीं सकता, कोई उनको पूछ नहीं सकता। फिर एक इंक्वायरी कमेटी जब वजीर आजम ने बना दी, तो दर्जनों बार इंक्वायरी कमेटी और भी बना दी गई। ये पिम्स ने बना दी, ये जनाब CDA ने बना दी, ये वजारत ने बना दी, ये DC ने बना दी, ये इंतजामिया ने बना दी। वो ऐसे गुडमुड हो गई। ये भी निजाम की एक ये चीजों को खराब करने वाली कोशिश है, वो कोशिश है। और अभी जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो तो ये हो सकता है कि उस वक्त, क्योंकि अभी रिपोर्ट 48 घंटे हो गए, वज़ीर आज़म को अभी रिपोर्ट पेश होने वाली है, इसी वक्त भी हो जाएगी। उसकी मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो मेन चीज उसमें जो है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, इब्तदाई रिपोर्ट है शाहिद खान कमेटी की, और उसमें एक तो उन्होंने जो अमला और अफसरान है उनके बयानात कलमबंद किए हैं। जो आग की इतला कब दी गई, फायर ब्रिगेड कब पहुंचा, टाइमलाइन क्या थी, रेस्क्यू टीमों को किन किन रुकावटों का सामना करना पड़ा, क्यों ताले लगे हुए थे एग्जिट को, इमरजेंसी एग्जिट को क्यों ताले लगाए गए थे, क्यों वहां पर रुकावटें खड़ी की गई थी, नर्सरी जहां पे बच्चे रखे गए थे उसका जो मरकजी गेट था, दरवाजा था, उसको क्यों ताला लगा हुआ था, उसका इसमें जिक्र है। फिर जो टेक्निकल स्टाफ था वो मौजूद ही नहीं था, आग बुझाने के जो हालात थे वो मुनासिब नहीं थे, वो गैर मियारी भी थे, और वो उसका जो दीवारें तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ा। और उसके बाद फिर जो अस्पताल का अमला था वो गैर तरबियत याफ्ता। जो मोटे मोटे में पॉइंट जो है वो बता रहा हूँ, ये अभी रिपोर्ट इब्तदाई रिपोर्ट है, बाकी रिपोर्ट जो है तो 1 हफ्ते बाद पेश कर दी जाएगी। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब की, आज वो पार्लियामेंट में बोले हैं और पार्लियामेंट को भी झंझोड़ा है इस वाकये ने। आज हमने, चूंकि मैंने तो कवर भी किया, हमने तो कई अरकान पार्लियामेंट की आंखों में आंसू भी देखे। और ये एक जुमला बड़ा जबरदस्त था सहर कामरान का, उसने वो हम अपने नाज़रीन तक लाजमी पहुंचाएंगे। उसने बात कह के वो हला के रख दिया। उसने कहा अगर किसी वजीर आजम का या वजीर का बच्चा इसमें फौत हुआ होता तो यौम शोक भी मना लिया जाता। आगे बढ़ेंगे और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर नासिर भट्ट साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन करें। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।
नासिर भट्ट साहब, बहुत कुछ बातें हो गई जो कुछ पिम्स के अंदर हुआ है, और एक सवाल जो सबसे अहम, सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है हर साने, हर हादसे के बाद ये सवाल उभर कर आता है और उस स्पेसिफिक एरिया के हवाले से आता है। अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वो कैपिटल है पाकिस्तान का, उसको रोल मॉडल होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, वहाँ पर 14 नौमौलूद बच्चे अपनी जान की जिम्मेदारी, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिम्मेदारी अभी तक तायुन नहीं हुआ। ये मैसेज क्या जाता है? एक तरफ इस तरह के हादसात होते हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो नजर तो आता है कि तवज्जो कहीं भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती से ये जो सियासत हो रही है ना, इस पे अल्लाह ना करे, ये इतना अफसोसनाक वाक़या है। हमें तो चाहिए, देखें अभी आपने कहा जी 48 घंटे गुजर गए हैं, मुझे आप बताएं कि पीएम साहब ने उसी वक्त इसका नोटिस लिया। अब अगर वो हॉस्पिटल के हर बंदे को पकड़ के जेल में बंद कर देते, सबको कहते हैं इनको सजा दो, इनके ऊपर FIR काटो, ये सारे मुजरिम है, तो कल आप लोगों ने कहना था जी असल बंदे हैं वो तो आपने पकड़े, बाकी बेगुनाह पकड़ लिए हैं। अब उन्होंने एक कमेटी बनाई है 24 घंटे में, अब उसकी वो रिपोर्ट आज आ जाएगी और पीएम साहब ने इसमें 0 टॉलरेंस है कि किसी को माफी मिलेगी। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा जब पता चल जाएगा ना, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी पीएम साहब को कि कौन कौन बंदे इन्होंने गफलत की, और जो ड्यूटी पे थे रात को हॉस्पिटल में, वो नौमौजूद बच्चे थे, वहाँ ड्यूटी पे होती है, नर्सें हैं, डॉक्टर हैं और चीजें, जितने लोग थे वो एक रोस्टर बना होता है उसमें। अगर वो सारे बंदे मौजूद नहीं है, ऑब्वियसली मौजूद नहीं है, तो ये वाकया इस तरह हुआ है। देखिए हादसा हो जाना कि वो एक कहते हैं जी AC था, वो उसका वो अगर सिलेंडर फट गया, या मैं कहता हूँ जी कि बिजली का कोई ऐसा वाकया हो गया, जो भी हुआ वो चीज सामने आ जाएगी। लेकिन उनको मैं आपको अभी भट्ट साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये सारी बातें बहुत दुरुस्त है। हमारे यहाँ मसला ये नहीं है कि किसी भी हादसे के बाद इंक्वायरी कमेटी बन जाती है। हमारे यहाँ असल मसला, मुझे भी ये लगता है और बहुत से लोगों को यही लगता है कि प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते, सेफ्टी ऑडिट नहीं होता। हम ये वाकया आज इस्लामाबाद में हो गया, इससे पहले तक हम कराची के वाकयात की डिस्कशन करते रहे। मुल्क में ऐसे सैकड़ों ही वाकयात हो गए हैं, ना आज तक पता लगा किसी केस में जिम्मेदार कौन था, और ना ही हमने कभी सेफ्टी पर तवज्जो दी। देखिए मैं आपको फिर कहूंगा, सबसे पहले मैं अपोजिशन भाइयों को भी कहूंगा, हम सारी सियासी जमातों के लोग हैं, हमें इस पे एक होना चाहिए कि इसका फैसला होगा कौन लोग थे जो बंदे मुजरिम, उनको कटहरे में ला के, कौम के सामने ला के उनको इबरत का निशान बनाया जाए। मैं तो इसमें वो पीएम साहब ऐसा करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो दूसरे सियासी जमातें जितनी हैं, एक ऐसा तरीकाकार हम इख्तियार कर लें कि ये जो लोग मुजरिम होंगे उनको सजा मिले, और ऐसा कानून साजी की जाए, ना कि किसी और हादसे का इंतजार करें फिर हम शुरू हो जाए। ऐसा कानून बना दिया जाए सब मिल के कि इस तरह का कोई हादसा रूनुमा ना हो, और जितने हॉस्पिटल हैं सरकारी हैं जहाँ भी हैं पाकिस्तान में, वहाँ मेजरमेंट ली जाए, उनको चेक किया जाए। ये उसी सूरत में है कि हम सब सीरियस हो जाए। हुकूमत तो इसमें बड़ी सीरियस है, मैं जानता हूँ पीएम साहब को इसमें एक 0 टॉलरेंस रखेंगे, लेकिन बाकी हम जो चले गए हैं बच्चे, जिनके माँ बाप को हम उनको कहते हैं ना कि मरहम उनके कहते हैं जख्मों पे रख सकते हैं, लेकिन बात यह है उनसे पूछे जिनके बच्चे चले गए हैं। लेकिन उसके लिए हम सब को, मैं कहता हूँ, हम जिम्मेदार हैं। हमें ऐसे अब मेजरमेंट लेने चाहिए कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़या, यानी आप समझते हैं कि सबक सीखना चाहिए। कादिर मंदोखेल साहब, आप क्या समझते हैं, क्या मेजर हो सकता है? हुकूमतों के पास मुकम्मल मैंडेट होता है, फंड्स भी होते हैं, ये नहीं कि फंड्स नहीं होते, प्रायोरिटी है कि फंड कहाँ पर खर्च करना है। सेहत का मसला अगर सबसे अव्वलीन है, और ऐसी जगह जहाँ पर आवाम अपने टैक्स के पैसे से इलाज कराने जाते हैं और उनका एतमाद होता है कि यहाँ पर हमारा इलाज होगा, वहाँ पर अगर जान ही चली जाए, और ऐसा वाक़या जिसको बयान करना बार बार मुश्किल हो जाता है, अपने अल्फाज जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर। देखिए नासिर भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं, वो हर हुकूमत, चाहे हमारी तरफ से हो चाहे किसी और की तरफ से हो, एक हादसे के बाद ऐसी गुफ्तगू होती है, कमेटी होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, आइंदा के लिए एहतियात होना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें होती है। और बिल्कुल होती है इस वजह से भी, कोई हादसा हो, आपको घर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो एक हादसा होता है, कोई बिजली में आग लगे तो हादसा हो जाता है, कोई बम गिरा दे तो हादसा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। मगर इस वाक्य को मैं हादसा कैसे मान लूं
कि इसमें मासूम बच्चे, जो कि अभी तक तादाद सरकारी तो 15 बता रहे हैं, मगर जो मुख्तलिफ लोग वहाँ मौजूद थे आपके दूसरी चैनल में दिखा रहे थे, किसी ने कहा 55 बच्चे, किसी ने कहा 100 से ज़्यादा है। और जो हेल्थ कमेटी है उनकी जो वहाँ पे विजिट की है, वो हेल्थ कमेटी की MNA है डॉक्टर सोबिया, उनका ये कहना था कि 40 से 50 बच्चे थे। तो अव्वल तो ये हुकूमत तादाद बताने से कासिर है। और दूसरी बात, वहाँ कोई बंदा बड़े उम्र का क्यों नहीं मरा? मैं किसी की मौत पे खुश नहीं होता हूँ, लेकिन मरा क्यों नहीं? इस वजह से कि मरे थे ही नहीं वो पे। यानी एक मासूम बच्चों को आपने वार्ड में बंद करके पीछे ताला लगा लिए, छुट्टी वाला दिन था कि कल अस्पताल खोलेगा तो देखे जाएंगे पीछे क्या हादसा हुआ। और फिर ये भी झूठ पे झूठ निकल आ रहे हैं। कोई कहता है एसी में आग लग गया, अगला कहता है नहीं एसी में नहीं लगा है। कोई कहता है वो जाके इंक्यूबेटर में आग लगा, अगला कहता है नहीं उसमें नहीं लगा है। तो ये सारी चीजों का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है। यानी खुदा न खास्ता जिस कमरे में आप बैठे हो या मैं बैठा हूं, या आग लग जाए और मासूम बच्चे हमारे आसपास हो, तो हम और आप क्या करेंगे? दरवाजे खिड़कियां खोल के खुला रखेंगे ताकि धुआं न जमा हो जाए, या हम बाहर निकल के पीछे ताला लगाएंगे उस कमरे का या वार्ड को? इसका मतलब ये कुछ था ही नहीं, ये भी झूठ है। सबसे बड़ा एक भी अभी तक शख्स सिक्योरिटी वाला, नर्स वाला सामने नहीं है जो अंदर मौजूद था और जो ये सारा सब कुछ हुआ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कत्ल है, ये न कोई गफलत है, न कोई मुजरमाना गफलत है, ये सीधे साधा कत्ल है, मासूम बच्चों का कत्ल है। और फिर जो लोग ठेकेदार बने हुए नए सूबों के, उनकी जो कि औकात यहाँ सामने आ गई। 1.5 अस्पताल उनसे संभाला नहीं जा रहा है। सिंध की, पंजाब की, पख्तूनख्वा की, बलूचिस्तान के टुकड़े करने पे वो तुला हुआ है। और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो टेरिटरी है इस्लामाबाद, ये आ रहा है मोहसिन नकवी साहब के अंडर। सीडीए आ रहा है, यकीनन सीडीए की प्रॉपर्टी है, सीडीए के अंडर आ रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब जो इस निज़ाम को फरसुदा कह रहे हैं, तो मैं मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करूंगा आपके तोसे से कि इस फरसुदा निज़ाम को बेहतर निज़ाम के लिए पहले ईंट का इफ्तिताह आप कर ले। ऐसा तो नहीं चलेगा कि 2.5 साल से आप वजीर रहे, उससे पहले 9 महीने वजीर आला पंजाब थे और आप फरसुदा तो कहोगे मगर उसके लिए इक़दाम कोई नहीं करेंगे। आप FIR काट दे। और यानी आप समझते हैं कि रेपिटेशन है चीजों की, हमें मुनासिब मुझे मुकम्मल करने की मेहरबानी होगी आपकी। जी जी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इमरान है, ये पिछले असेंबली में ये मेरे कमेटी में आता था, सारे पिम्स वाले कहते हैं करप्ट आदमी है। फिर उसके अलावा यहाँ से बच्चे भी गायब होते थे, ये भी एक हादसा है। 22 अरब रुपए जो ना उसको मिले हैं, तो वो कहाँ गए, ये भी एक अलमिया है। और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ वज़ीर आज़म साहब से कि जो मुख्तलिफ मीडिया ने ये कहा, हामिद मीर ने कहा, मैंने इस्तीफा खुद देखा था वज़ीर सेहत का जो आज से लिखा हुआ था, तो वज़ीर आज़म ने किसके कहने पे और किसकी वजह से वो इस्तीफा कबूल नहीं किए? शफाफ इंक्वायरी कैसे होगी? आप इस्तीफा ले मुस्तफा कमाल से, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ले, वार्ड के इंचार्ज से ले, और उसके बाद एक JIT बना दे, उसकी इंक्वायरी कर ले। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि ये कत्ल है, ये कोई गफलत या मुजरमाना गफलत नहीं है। अब नासिर भट्ट साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज जब इजहार ख्याल किया असम्बली में, अब ज़रा अल्फाज सुनिएगा, और यही अल्फाज असल मसला लगते हैं हमारे यहाँ हादसात की वजह या तरक्की ना होने की वजह। अब अल्फाज ये हैं कि वफाकी वज़ीर साहब ने कहा कि हम सारे अफसरान लाइर हाजिर करेंगे, कोई भी MNA सेनेटर फिर फ़ोन ना करें कि उस बंदे को क्यों हटाया, सबका बंदा लगा हुआ है इधर। यानी सियासी भर्तियां वो कह रहे हैं, और वो हर जगह हमें नजर आती हैं, और उसी की वजह से हमें नजर आता है। हर बंदे को पता है कि निज़ाम में ये खराबी है, कहीं सियासी भर्तियां हुई हैं, कहीं फंड सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, कहीं किसी ने करप्शन की हुई है। हर बंदे को 100 से ज्यादा मसाइल पता है, लेकिन हल फिर भी क्यों नहीं है? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल ये सही बात है। अगर कोई MNA है, कोई सेनेटर है, ऐसे किसी बंदे के पीछे खड़ा है तो उसको भी सामने लाएं। देखे ना, इंसाफ तो यही है, तो यही होगा। अगर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी या आज नहीं आती तो कल आ जाएगी, सुबह रिपोर्ट जब आएगी तो सारी चीजें सामने आएंगी। और किसी को कितना ही को बंदा पावरफुल है, मैं समझता हूँ कि PM साहब उसको बिल्कुल 1 मिनट के 1 सेकंड के लिए रिलीफ नहीं देंगे। और दूसरी बात है कि इस निज़ाम को हम सब ने मिल के ठीक करना है। आज ये हम एक मिसाल पर आते हैं, ये जो हादसा हुआ है, इसके लिए ऐसी मेजरमेंट ले कि जो बंदे हैं उनको ऐसी सजा दी जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और सब अपोजिशन है चाहे हुकूमत है, उनको चाहिए कि इस पे कोई सियासत न करें,
और इसको बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, ये एक मिसाल बने। और मुझे यकीन है कि पीएम साहब इसको मिसाल बनाएंगे। और आइंदा के लिए ये भी एक होना चाहिए कि जो खामियां, जो गलतियां नजर आई हैं, उन पे काबू पाया जाए और ऐसे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाए जो सिर्फ तनख्वाहें लें और मौके पे ना हो, ड्यूटी ना दें। ऐसी चीजें भी होनी अब चाहिए। देखिए ना नासिर भट्ट साहब, यकीनी तौर पर ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं और ये हर साने के बाद हमें सुनाई देती हैं और यकीनी तौर पर इकदाम कहीं ना कहीं से तो शुरू करने हैं। आप सही कह रहे हैं कि अब ये इसी मौके को गनीमत जाने, यहाँ से ही शुरू कर दें। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें खुद तजाद है, अब तक सीडीए की या पिम्स की रिपोर्ट उसके अंदर तजाद है कि इसमें टाइमिंग का मसला था। मसला ये कि करना आप लोगों ने है, आप हुकूमत की नुमाइंदा है यहाँ पर, इसीलिए हमने आपको दावत दी, आपकी मेहरबानी, आप आए कि बताएं कि कर सोचा क्या है, हल कैसे होगा। फर्ज करें 3 बंदे जिम्मेदार करार देते, करेंगे क्या, क्या सजा देंगे जिससे उन वो वालिदैन सुन रहे होंगे जिनके बच्चे चले गए। हम सब साहिब औलाद हैं, हम सबको पता है कि इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। वहां पर वो खवातीन, आपने वो वीडियोस देखी होंगी, उनका दर्द आपको नजर आया होगा। नहीं मोहतरम सवाल रोक ले। मैं नासिर भट्ट आप मुझे बताओ कि क्या ये ब्यूरोक्रेसी जो वजारत के अंडर काम कर रही है, क्या ये इंसाफ करेंगे, ये इंक्वायरी का ये जिम्मेदार ठहराएंगे? कैसे बातें कर रहे हो आप? ये करप्ट अफसरान ये इंक्वायरी करके देंगे शफाफ? नासिर भट्ट साहब, उन्होंने सवाल मुझसे किया, मैं बता रहा हूँ, ये आप ठीक बिल्कुल कह रहे हैं। आप मुझे बताएं, अब कमेटी जो बनाई है, अगर अच्छे बंदों की बनी है, कमेटी आके जो फैसला बताएगी कि ये लोग जिम्मेदार हैं। और अगर मैं फिर एक बात करने लगा हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर वो कमेटी ठीक फैसला नहीं करेगी, अगर वो अपने दिल में कुछ चीज रखेगी, तो फिर मैं समझता हूँ उस कमेटी जीआईटी बना ले, कमेटी शमेटी कुछ नहीं होता है। सुने, देखिए मुतालबा है ना, आप चाहते हो ऑपोजिशन, नासिर भट्ट साहब आप चाहते हैं ऑपोजिशन आपके साथ मिलकर करे, मामलात को ठीक करे। ऑपोजिशन का मुतालबा है जीआईटी बनाए। नहीं, मैं ये कहने लगा हूँ कि देखें, अगर कमेटी जो है ना, कमेटी अगर आती है और उसमें कुछ चीज ऐसी है, ये चीज छुपती तो नहीं ना, तो वो कमेटी उसी मुजरिम है। फिर छुपाएंगे, कमेटी आएंगे, पर्दा रखेंगे इन करप्ट अफसरान पे। जीआईटी बना दे या जुडिशल कमीशन बना दे। भट्ट साहब, ये कमेटी का मतलब है काम मटी। कमेटी कोई काम नहीं करेंगे, ये इन करप्ट अफसरान को बचाएंगे। लिख ले मेरी बात, मासूम बच्चे के नंबर बदल नहीं सकते। आप जीआईटी बना ले या जुडिशल कमीशन बना ले, कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए। ये पाकिस्तान का दिल इस्लामाबाद है, कैपिटल में। चले भट्ट साहब, मुझे कोई एक ऐसी कमेटी बनाए किसी साने हादसे पर बनी हो और उसका नतीजा हमारे सामने या जिम्मेदार सामने आया हो। जरा मेरी बात तो सुन लेना। अगर ये कमेटी गलत बंदों को सामने लाती है और असल मुजरिमों को छुपाती है, तो ये कमेटी। भट्ट साहब, हमें क्या पता सही कौन है गलत कौन है? कमेटी ने जिसको गलत कह दिया हमने उसको गलत मानना है, जिसको सही कह दिया उसने सही मानना है। बैकग्राउंड पे हुआ क्या, आप और मुझे शायद ना पता हो कि कमरे में बैठ के उन्होंने क्या बात की, क्या कैसे तहकीकात की। क्या वो मीडिया के ऊपर तो थोड़ी हो रहा होगा, वो तो एक बंद कमरे के अंदर तहकीकात हो रही होंगी। नहीं, मैं एक बात ये करने लगा, आप जरा इंतजार ये करें कि कमेटी क्या बताती है। वो कौम के सामने आएगा, पीएम साहब के सामने आएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हादसा हुआ है, इनके मुजरिमों को सजा ऐसी दी जाएगी जो एक मिसाल बनेगी। ठीक, मंदोखेल साहब, एक तो हमारे यहाँ एक और भी काम होता है, कंपनसेशन का अनाउंस हो जाती है। क्या कंपनसेशन अकाउंटेबिलिटी के बराबर आकर खड़ी हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में ये उन जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल पैसा भी मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं उसमें कोई ठीक है, लेकिन पहले उन लोगों को अब मुझे बात बताओ, एक शख्स जो एक टीवी चैनल पे आया, उसने कहा मुझे 2 गोश्त के लोथड़े पकड़ा दिए। अब मुझे क्या पता ये मेरे बच्चे है कि नहीं है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दिल में डीएनए का कोई रिवाज नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। दूसरी बात मैं दोबारा कहूंगा भट्ट साहब से इंतहाई माजरत के साथ, भट्ट साहब क्या ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी जो है ना, ये अपने लोगों को उसमें मुजरिम ठहराएंगे? कभी भी नहीं। ये सब फ्रॉड है। कमेटी पे कोई ना एतबार करेंगे ना वाला लवाकिन करेंगे। हम तो कहते हैं जुडिशल कमीशन बना ले, जीआईटी बना ले, बना दो, और फिर सबसे बढ़कर आप इन मुजरिमों से इस्तीफा तो ले लो। अब जिन मुजरिमों को गफलत है या मुजरिमाना गफलत है या ताले लगा के कत्ल के लिए बच्चों को छोड़ दिए या बच्चे बेच दिए, हमें क्या पता। इनके अंडर कमेटी काम करेगी? क्या वो कमेटी शफाफ तरीके से काम कर सकती है? क्या कमेटी की इतनी औकात है कि इन करप्ट अफसरान, इन करप्ट लोगों के जो है ना अंडर वो काम करते हुए वो उनको मुलजिम ठहराए?
अच्छा बट साहब एक सवाल और ले ले, उसके साथ इसका जवाब भी, जो कादिर मंदोखेल साहब ने कहा, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। संजीदगी का अंदाजा चले हम इस बात से भी लगा लेते हैं कि अब तक क्या एक्शन लिया गया कि बाकी अस्पतालों में सेफ्टी मेजर्स को चेक किया जाए, या बाकी अस्पतालों में जाकर चले वफाक में ही कर लें कि बाकी जगह पर जाके चेक कर लिया जाए कि कहीं और मसला तो नहीं हुआ। ये वही अस्पताल है जहां पर सिक्योरिटी क्लियरेंस थी, सब कुछ था, और एक साबिक वजीर आजम को एक हफ्ता पहले चेकअप के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां पर भी ये सेफ्टी मेजर्स का हाथ था। देखें ना, आपने जो बात की है, साबिक वज़ीर आज़म है जो भी है, उसके लिए भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसको चेकअप हो गया, वो ठीक है, चला गया वापस जेल। अगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बंदी गाला भेज दो, भेज देंगे, ये कोई बात नहीं। चले संजीदगी का आलम यहाँ से अंदाजा लगाते हैं कि कितना रिव्यू किया गया, कितना सेफ्टी ऑडिट किया गया इस हादसे के बाद बाकी जगहों का, ये अस्पताल का वो कुछ है? अब उस पे पीएम साहब ने पूरा एक्शन लिया, आपने देखा होगा, ये चीजें चलेंगी, मेजरमेंट भी सारी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इस पे अगर ये कमेटी अगर मुझे यकीन है कि वो सही आके जो असल हकायक है वो बताएंगे। अगर उसमें कोई गलती होगी तो फिर इस पे जीआईटी भी बन जाएगी। इस वाक़े को हम ना भूलेंगे, ना आपको भूलना चाहिए, हमारा मीडिया भी है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 दिन बाद फिर वो किसी और तरफ चल जाते हैं। इस वाक़े को हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। बट साहब, आपकी वफाकी काबीना के वजीरे सेहत कहते हैं मुल्क की निजाम गल सड़ गया, रोजाना 1300 बच्चे मर रहे हैं। मुझे बताइए, ये बातें रिपोर्ट्स में मीडिया पर बताने वाली होती हैं। एक वफाकी वजीर जिसके अंडर सब कुछ आता है वो ये करता है तो मायूसी बढ़ती है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, बताएं क्या एक्शन लिया गया बाकी अस्पतालों को चेक करने के लिए? हाँ, ये इशू हो सकता है, आइंदा किसी और जगह वाकया ना है, फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, ये चीजें चेक की जाए। है इसके लिए हुई कोई मीटिंग, कोई वज़ीर आज़म के हम तक नहीं पहुंचे, आप बता दें। मैं भी सेनेट में बैठा था जब मिनिस्टर साहब ने ये बात की है, तो हमने कहा, उसने कहा जी ये सारी चीज़ें अब मेरा साथ है, ये चीज़ें को आसानी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हम करेंगे। अब मेजरमेंट लिए जा रहे हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे KPKM, सूबों को भी चाहिए कि जितने हॉस्पिटल हैं सब पे मेजरमेंट चेक करें। फायर फाइटर जो होते हैं, जो फायर आग बुझाने वाले जो आलात हैं, उनको दोबारा चेक कर लें। ये एक देखें, ये एक ऐसे काम है, कभी न कभी इस तरह का हादसा अचानक हो जाता है, उसके लिए हमें अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इस हादसे को सामने रख के हमें इस तरह का फैसला करना चाहिए। इन लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि बाकी लोग कम से कम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। नासिर भट्ट साहब, आपने इंतजार नहीं करना चाहिए, टेस्ट केस बनाना चाहिए हर साने, हर हादसे के बाद सवाल यहाँ मीडिया चैनल्स पर भी होता है, अवाम भी यही कहते हैं, उम्मीद भी यही रखते हैं। वो कराची में कोई हादसा हुआ हो, वो इस्लामाबाद में अब कोई हादसा है, वो किसी सूबे में कोई हादसा हो, वो भाई टेस्ट केस बनाओ ताकि आइंदा लोगों को पता हो कि अगर किसी की गफलत हुई तो ये सजा मिलेगी। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि मेरे साथ कोई टेस्ट केस यहां पर बताने के लिए है नहीं, आज तक जितनी कमेटियां बनी। नहीं, हो जाएगा, अब हो जाएगा, इससे आप ये केस आप याद करेंगे। चले, नासिर भट्ट साहब और कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और यही उम्मीद करते हैं कि मामलात को इसी से शायद सबक सीख लिया जाए। लेकिन मसला ये है कि अवाम के अंदर जो एक सवाल है वो यही है कि सबक नहीं सीखेंगे, फिर अगले हादसे का इंतजार किया जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। खुशामदीद नाज़रीन, एक तरफ तो अदालतों से तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को रिलीफ मिलने की राह हमवार हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक अहम अदालती अहकाम सामने आ रहे थे। इन्हीं अहकाम के तहत बानी चेयरमैन की उनकी बहनों से 2 बार मुलाकातें भी मुमकिन बनाई जा चुकी थी और इलाज मुआवजे के लिए 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के वाज़ेह अहकाम भी सामने आए थे। लेकिन बिल्कुल उसी हसास मोड़ पर, जब कानूनी महाज पर PTI के लिए हालात बेहतरी की जानिब गामजन थे, अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सूरत हाल को फिर गंभीर बना दिया। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड में, जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच जारी था, वहां खेल के पहले दिन खाने के वक्फे के दौरान स्काई स्पोर्ट्स पर अचानक इमरान खान के दोनों बेटों कासिम और सुलेमान का एक इंतहाई हसास इंटरव्यू सामने आया। अब यहां से असल सवालात जन्म लेते हैं। जब अदालतों के अंदर कानूनी जंग लड़कर रिलीफ हासिल किया जा रहा था, जब बहनों से मुलाकातें हो चुकी थी और इलाज के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आ चुका था, तो फिर बिल्कुल उसी वक्त बैनुल-अक़वामी मीडिया और खास तौर पर एक क्रिकेट मैच की कवरेज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई? इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल एथरटन को दिए गए इस इंटरव्यू में कासिम और सुलेमान ने हुकूमती दावों पर सीधा हमला कर दिया। एक तरफ जहां हुकूमत की दलील थी कि सिक्योरिटी खदशात और PTI के मुजाहिरों के बायस बानी चेयरमैन को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स लाया गया, जहां मुआयने के बाद उन्हें मुकम्मल सेहतमंद करार दिया गया, वहीं दूसरी तरफ बेटों का दावा था कि उनके वालिद की सेहत तशवीशनाक हद तक नाजुक है। सुलेमान ने BBC और स्काई स्पोर्ट्स के सामने यह सनसनीखेज इंकशाफ कर दिया
कि गुज़िश्ता 3 बरसों में उनके वालिद की दाईं आंख की 80% बनाई तकरीबन जा चुकी है। वो मुकम्मल तन्हाई के बायस शदीद इज़्तिराब, ब्लड प्रेशर में इजाफे और दिल की धड़कन तेज़ होने के मसाइल से जूझ रहे हैं। और आंटी की मुलाकात जो उनके साथ हुई उस वक्त भी उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। बात सिर्फ तिब्बी मुआयने तक महदूद नहीं रही। बेटे कासिम ने यह तक इंकशाफ कर दिया कि बरतानवी हुकूमत में केस स्टॉमर और उनकी साबिक इंतजामिया उन्होंने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर पाकिस्तान ना जाने का मशवरा दिया था। लेकिन 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद अब वो बरतानवी सेक्रेटरी खारजा से मुआवनत मांग रहे हैं और किसी भी गैर जानिबदार या अपने खानदानी मौलिद से तिब्बी मुआयने और शफाफ रिपोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। इस इंटरव्यू के सामने आते ही खेल का मैदान भी सियासत का गढ़ बन गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्काई स्पोर्ट्स के पास बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई कि मैच की कवरेज के दौरान ये इंटरव्यू क्यों चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये 18 मिनट का इंटरव्यू ताखीर से नशर हुआ और पाकिस्तान के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल पीटीवी पर इसे सिरे से दिखाया ही नहीं गया। अब यहां से पूरा कजिया एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ खड़ा हो गया है। कानूनी मुकदमात की जंग अदालतों में लड़ी जा रही थी, वहीं क्रिकेट मैच के दौरान सामने आने वाले इस बैनुल-अक़वामी इंटरव्यू ने एक नई बहस छेड़ दी है। असल नुकता यही कि क्या इस बैनुल-अक़वामी इंटरव्यू ने हुकूमत पर आलमी दबाव बढ़ाकर पीटीआई का मौक़िफ़ मजबूत किया है, या फिर इस गैर मुतवक्के इक़दाम ने इस अदालती और कानूनी रास्ते को पेचीदा और सख्त बना दिया है जो पीटीआई की वकला सफाई की टीम की बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल कर रही थी। अभी नाज़रीन इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शफकत अब्बास अवान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शफकत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से गिले शिकवे इस वक्त मौजूदा हुकूमत से हैं, ख़ासतौर पर इमरान खान की इलाज से लेकर भी, उनके केसेस से लेकर भी, और गाहे बगाहे उस पर एहतजाज भी करते रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 साल के अंदर एक ऐसा मौका भी आया जिसके अंदर ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन गिले शिकवों का मदावा हो रहा है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पर इमरान खान के इलाज के लिए कहा गया, उनकी मुलाकातों को दोबारा बहाल कर दिया गया। लेकिन अब इमरान खान के बच्चों का जो इंटरव्यू चला वो भी एक पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के दौरान, और कमेंटेटर्स ने जिस तरह आपके मुखालिफिन ये एतराज़ करते हैं कि खेल के मैदान को सियासी मैदान बनाया गया, आप समझते हैं कि मौजूदा माहौल के अंदर जो रिलीफ नजर आ रहा था उसके अंदर ये एक नो बॉल हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? कौन सा रिलीफ? आप किस रिलीफ की बात करते हैं कि इमरान खान साहब सख्त बीमार हैं, जेल में हैं, डॉक्टर कोई टेस्ट रिकमेंड करते हैं, वो नहीं करवाए जाते। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा और हाई कोर्ट का दरवाज़ा बारहा खड़का के जब इस नतीजे पर पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि ही मस्ट बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल और जो रेगुलर टेस्ट हैं वो उनके करवाए जाएं, तो वो वहाँ पे उनको नहीं लाया जाता। एक दीगर अस्पताल पिम्स, आपने देख ही लिए होंगे पिम्स के हालात ये क्या हैं, जो इतना बड़ा सान्या हो गया 2 दिन पहले, वहाँ पे लाया जाता है और वहाँ पे मशीन भी वो खराब निकलती है जिसके जरिए उनका कार्डिक टेस्ट होने थे, और उसको वहाँ से फिर सीधा जाके जेल में बंद कर दिया जाता है। तो आप किस रिलीफ की बात करते हैं? आप, मुझे तो मेरे समझ में वो रिलीफ नहीं आता। यकीनी तौर पर आपके जितने भी ये सवालात आपने जो खड़े किए इस जवाब के अंदर वो दुरुस्त हैं कि कौन सा रिलीफ, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब का वो सोशल मीडिया अकाउंट जिस पर एतराज़ था वो काफ़ी अरसे से खामोश है। उनकी बहनों ने जो मुलाकात की उसमें फिर बाहर आकर वो गुफ्तगू नहीं की गई जिससे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। उनकी अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं हो पा रही थी और यही वजह बताई जा रही थी कि उनकी जो बीमारी की असल वजह यह है कि वो आइसोलेशन है। उसके अंदर भी बेहतरी आई है, जो कुछ भी करना है वो यहां से होना है। लेकिन समहाउ जो पिछले 10-12 दिन के अंदर इमरान खान साहब के साथ हुआ वो पिछले 1.5 साल से मुख्तलिफ था। आप नहीं समझते कि चीजें कुछ ऐसी नहज पर चली जिसके बाद दोबारा इंटरनेशनल सतह पर इस तरह की बात होना, ये जो चीजें चली इसको सबूताज कर सकता है? देखिए, इंटरनेशनल सतह पे जो कुछ हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है और पाकिस्तान के कानून तो अप्लाई नहीं कर रहे वहां पे, और बड़ा शोर है हुकूमत में और उनकी चीखें भी आसमानों को जा रही हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि वो जो स्काई न्यूज़ पे उनका इंटरव्यू चला और उसको रुकवाने के लिए यहाँ तक कहा गया कि टीम जो है वो लंच के बाद इंटर नहीं होगी ग्राउंड में, अगर ये चल गया तो फिर उन्होंने चलाया और सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया ने उसको के बारे में जो व्यूज़ हैं आप वो देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट की चीखें तो आसमानों पे जानी है डेफिनेटली इस पे, लेकिन अब तो पूरी दुनिया आवाज उठाने लग गई है। 21 जो एक्स कैप्टन हैं उन्होंने खत लिखा है और अब उन्होंने वीडियोस बनाने का एक सिलसिला शुरू कर दिया गया। आप किस किस को रोकेंगे, आप कहाँ कहाँ तक रोकेंगे? ये दास्तान आपके जुल्म की, आपके जबर की, आपकी फिस्तायत की और आपके काले करतूतों की तो अब दुनिया में जाएगी। और आप समझते हैं कि इससे प्रेशर बिल्ड होगा हुकूमत पर
या जो समहाउ जो भी बातचीत हुकूमत साहब की चल रही है, यकीनी तौर पर कोई भी ये फैसला, देखिए आप खुद एडवोकेट है, आपको पता है कि ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाए, इस तरह का फैसला आ जाएगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड फैसला आया। अब भी मामला अदालत के अंदर भी है। आप समझते हैं कि जो रिलीफ भी लेना है वो यहां से लेना है, जो कुछ करना है वो इसी तरह करना है। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि हम अदालतों के फैसले पहले से खुद करके बैठे होते हैं। हमें पता होता है कि अदालत की इतनी लिमिट है, अदालत ये फैसला देगी क्योंकि उसे ये कहा जाएगा, और एक थोड़ा सा आजादाना फैसला दे दिया अदालत ने और कारीगरों को वो भी हजम ना हुआ और अदालत की धज्जियां बिखेर के रख दी। आइन और कानून तो पहले मुल्क में नहीं था, छोटे मोटा एक अदालत का, सुप्रीम कोर्ट का भरम था छोटा मोटा, उसको भी खत्म करके रख दिया और अपनी अना की तस्कीन के लिए उसके ऐसे शराजा बखेरा कि आज रेडी वाला भी हंस रहा है अदालतों पे और आपके निज़ाम पे। आपने ये किया। और आप समझते हैं कि ये तमाम सूरत हाल जिसमें, क्योंकि इससे पहले एक बड़ी कंपेन भी चली इंटरनेशनल सतह पर, इमरान खान के बच्चों ने कहा हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने खुद इस इंटरव्यू में बता दिया कि उनकी जो के स्टॉमर की हुकूमत थी उन्होंने उनको रोका। तो ये जो तहरीक आप चला रहे हैं ये उसके अंदर भी किरदार अदा करेगी, और जो कुछ अभी तक हो रहा है ये 27 की तहरीक अपनी जगह अभी तक कायम है, क्योंकि मुतालिबात कुछ हद तक मुलाकात का तो पूरा इंशाअल्लाह ताला 27 की तहरीक कायम रहेगी। और 27 को आप देखेंगे कि जो साबका तहरीक हमने चलाई और जिस हद तक हम निकले, एक बिल्कुल आप नया सीन देखेंगे। कि 27 को मैं जो परसीव कर रहा हूँ चीजें, वो बहुत इनके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा हुकूमत के लिए, और हुकूमत को इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा कि ये देखते रह जाएंगे कि ये क्या किया इन लोगों ने। अब लोग आखिरी हाथ पे चले गए मेरे भाई, अब किसी के पास कोई गुंजाइश नहीं रह गई। लोगों का जीना दोबर हो गया है, 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गई है, लोगों के बच्चे अस्पतालों में जल के मर रहे हैं। आप कहाँ तक कैपिटल की ये हालत है, तो फिर चले जाएं जनूबी पंजाब में और बाकी पंजाब के और दीगर सूबों के इलाकों में, तो आपको पता लगेगा कि लोगों की जिंदगी कितनी अजीरन हो गई है। लेकिन मुतालबा है ना, इमरान खान को अगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है तो फिर तो आप तहरीक नहीं चलाएंगे ना? नहीं, डेफिनेटली चलेगी। मैं तो नहीं समझ रहा कि अस्पताल उनकी शिफ्ट होने से तहरीक कहीं खत्म हो जाएगी, या वो तहरीक जो है वो बिल्कुल भी तहरीक चलेगी और ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी। मंतकी अंजाम क्या होगा, क्या कैलकुलेट किया हुकूमत गिराना? मंतकी अंजाम, मंतकी अंजाम ये है कि इस जालिम रजीम से, और ये वो रजीम जो ढह चुका है, जो क्रैश हो चुका है, जिसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, इससे लोगों की जान छुड़वानी। बहुत शुक्रिया। मसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत अब्बास अवान साहब मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। हिमालय में एक बार फिर खतरे की घंटी बज गई। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब ने सैकड़ों जानें निगल ली, हजारों अफराद मुतासर और सैकड़ों अब भी लापता हैं। सड़कें और पुल बह गए, राब्ते मुनक़ता हो गए और कई इलाकों तक पहुंचना सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए मुमकिन रह गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं। सरहद के करीब एक बड़ी झील में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, जिससे एक और बड़े सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नेपाल और चीन के हिमालयाई इलाकों में अचानक आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। घरों को नुकसान पहुंचा, सड़कें ज़ेरे आब आ गईं और मुतअद्दिद पुल बह गए, जबकि जिंदा बच जाने वाले अफराद अब अपने प्यारों की तलाश में हैं। नेपाल में सैलाब से हलाकतों की तादाद 547 तक पहुंच गई, जबकि 977 के करीब अफराद ताहाल लापता हैं। लापता अफराद में 575 से जायद गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों की जानिब से लापता अफराद की तलाश और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। नेपाली पुलिस के मुताबिक सैलाब के बायस कम अज कम 1473 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि अब तक 547 लाशें निकाली जा चुकी हैं। हुक्काम के मुताबिक 36 ममालिक के शहरियों का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। इनमें भारत के 183, अमरीका के 65 और यूक्रेन के 62 शहरी शामिल हैं, जबकि बरतानिया के 33 शहरी भी लापता हैं। पुलिस के मुताबिक 149 नेपाली शहरी भी ताहाल लापता हैं। सैलाब की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बैनुल-अक़वामी फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज यानी IFRC के मुताबिक बुध को आने वाले सैलाब से तकरीबन 93,000 अफराद मुतासर हुए हैं। IFRC के मुताबिक नेपाल में वक्त के सरबराह जो हैं वो डेविड के मुताबिक सैलाब आने के खदशे से भी आगाह किया गया, जिसके बायस पहले से मुतासर इलाकों में सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा है। सैलाब ने सिर्फ इंसानी जानों को ही मुतासर नहीं किया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी शदीद नुकसान उसको पहुंचा है। सड़कों और पुलों की तबाही के बायस मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है, जबकि बाज़ मकामात तक इमदादी टीमों की रसाई सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए मुमकिन है। शदीद तबाही के बावजूद नेपाली वजारत ख़ारजा का कहना है कि फ़िलहाल इमदादी कार्रवाइयों के लिए किसी मुल्क की मदद दरकार नहीं। वजारत के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मदद की पेशकश करना एक फितरी अमल है, लेकिन नेपाल के लिए असल तशवीश अब सिर्फ गुजर जाने वाला सैलाब नहीं, बल्कि एक मुमकिन नए सैलाब का खतरा भी है।
नेपाल ने आज नई सैलाबी वार्निंग जारी की है। ऐसे वक्त में जब मुल्क 26 अगस्त के तबाहकुन सैलाब से अभी तक मुकम्मल तौर पर संभल नहीं सका, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल और चीन की सरहद के करीब तिब्बत की जानिब लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में बनने वाली एक बड़ी झील में। अब नाज़रीन, इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट नेपाल से मोदनाथ धक्कल साहब। बहुत शुक्रिया मोदनाथ साहब आपके वक्त का। मैं इससे पहले कि आपसे नेपाल की इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानूँ, उससे पहले मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल फरमाइएगा जो कुछ नेपाल में इस वक्त सूरत हाल है, जिन लोगों की जानें चली गई या जो लापता हैं या जो जानी और माली वहाँ पर नुकसान हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे यही एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सिचुएशन इस वक्त है क्या, और वहाँ पर जो हुकूमती सतह पर रिपोर्ट्स हैं या जो डाटा अब तक सामने आया उसमें क्या बताया गया कि कितने एरियाज़ इफ़ेक्ट हुए हैं और कितने लोग अब भी मिसिंग हैं और कितने लोगों की जान चली गई? जी शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी तक की जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं तो इतने अच्छे सूरत हाल नहीं है। सो आपने खबरों में देखा भी होगा तो तकरीबन 3 से 4 ज़िले अफेक्टेड हो गए हैं फ्लड से। तो उसमें से अभी तक 1924 मिसिंग है अभी तक, आज शाम तक, और 4451 को रेस्क्यू किया है सिक्योरिटी एजेंसियों ने, आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स मिलकर, और बाकी एजेंसियां भी उनमें लगी हुई हैं। तो फिर अब तक 579 बॉडीज रिकवर किया है आज तक। तो सैकड़ों जो घर है, मकान, वो बह गए हैं फ्लड में। तो प्रॉपर्टियां, बिजनेस और एंटरप्राइजेज और जो खेत खलिहान थे वो सारे के सारे क्लीन स्वीप हो गए हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। जिस जगह से वो रिवर और बाढ़ आई थी तो उस जगह पे अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो अच्छा का ढेर। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये क्या एक अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, लैंडस्लाइडिंग थी, ग्लेशियर था, ये सिचुएशन बनी कैसे, और क्या इसकी वार्निंग्स थी पहले से, इंतजामात क्या किए गए थे, और इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी वहाँ पर फील हो रही है? जी वार्निंग थी, बट इतना बड़ा जो डिजास्टर हुआ उसका वार्निंग नहीं था। तो वाटर लेवल ऊपर जा सकता है इसकी वार्निंग थी। तो नेपाल के डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने और फ्लड अलर्ट ने नोटिफाई भी किया था एक दिन पहले शाम को। तो फिर जो हुआ था, ये हुआ था कि तिब्बत में एक छोटी सी अर्थक्वेक आई थी उस दिन में। तो फिर उसकी वजह से जो ग्लेशियल लेक था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से, तो वो वहाँ से फूट गई हो। तो उसकी वजह से एक बड़ा सा मलबे का ढेर के साथ जो पानी था वो सारा का सारा ये भोटेकोसी नाम है उस रिवर का, तो उस पे आ गया। तो सडनली जो फ्लैश फ्लड की तरह जो बाढ़ आ गया, ये उसकी वजह से अर्थक्वेक और पिघला हुआ जो था ग्लेशियल लेक, तो वो रीजन बताए जा रहे हैं अभी तक। बहुत शुक्रिया मोदनाथ धक्कल साहब हमारे साथ मौजूद थे, नेपाल से जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त नेपाल की जो भी सिचुएशन, ग्राउंड सिचुएशन है उसके हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।